हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट आर दी एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। क्या आखिर जो जैव विकास हुआ था, जो एवोल्यूशन हुआ था, उसके क्या प्रमाण मिलते हैं हमको, क्या प्रमाण हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस। वो प्रमाण की जो है जीवन का जो जैव विकास हुआ है, जीवन के रूपों का जो जैव विकास हुआ है लाइफ फॉर्म्स का, वो हैज इंडीड, क्या वो वास्तव में टेकन प्लेस, वास्तव में हुआ भी है कि नहीं। ऑन अर्थ, अर्थ पर। हैज कम, वो आए। फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स, बहुत सारे क्वार्टर्स से आए। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, जो हमारे बॉडी के डेथ होने के बाद जो हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स होते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल। ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स, वो कहाँ पाए गए? चट्टानों में पाए गए। रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट से चट्टाने। एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन। इंडिकेट, इंडिकेट करता है द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री में। देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान के चलो कि जो सबसे पहले इरा में रहे होंगे, ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले इरा में रहे होंगे तो वो जब उनका एक्सटेंट हुए होंगे, एकदम विलुप्त हुए होंगे, तो वो एकदम दब गए होंगे चट्टानों के नीचे एक लेयर के रूप में। फिर उसके बाद दूसरा इरा आया होगा, फिर वो चट्टानों के मतलब उनके ऊपर दब गए होंगे, दूसरी लेयर बनी हुई। उसके बाद तीसरा इरा आया होगा, वो मतलब लेयर के रूप में जम गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली जो लेयर मिलेगी, सबसे नीचे जो लेयर मिलेगी, वो सबसे पहले रहे हुए होंगे। तो भाई इनका मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन काटो तो सबसे ऊपर की जो लेयर मिलेगी, इसका मतलब है वो सबसे लेटेस्ट टाइम पीरियड वाले हैं। उससे नीचे जो लेयर मिलेगी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की क्रॉस सेक्शन में, इसका मतलब क्या, वो उससे उससे भी पहले वाले रहे होंगे। सिंपल सी बात है कि जो सबसे पहले रहे होंगे, सबसे पुराने होंगे, उनके लिए वो सबसे नीचे दब गए होंगे। सिंपल सी बात है, नॉर्मल तरीके से सोचो। तो भाई ये कहना चाह रहा है कि रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट करता है द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट का अरेंजमेंट कि किसके बाद कौन सा था, वन ओवर द अदर ड्यूरिंग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। यही रहा है। अरे भाई डिफरेंट डिफरेंट एज रहे होंगे, तो डिफरेंट जैसे इरा पीरियड ये सब होते हैं वैसे एज, तो डिफरेंट एज के रॉक सेडिमेंट्स जो होंगे कंटेन करते होंगे फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के होंगे। सिंपल सी बात है। हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट, जो सिंपल सी बात है, जब वो सेडिमेंट्स बन रहा होगा तभी वो मरे होंगे, तभी तो उसी वाले सेडिमेंट्स में पाए जा रहे हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, और इनमें से कुछ तो ऐसे थे, पता है सबसे ज़्यादा स्पेशल बात क्या है, लाइन मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह थे। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फिगर 7.2 में हम खुद देखेंगे ऐसी चीज़ें। दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो विलुप्त हो गए थे उन ऑर्गेनिज्म को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अपना इसको मैं और अच्छे से दिखाई दी इसके लिए यहाँ तक ये हो गया था, ठीक है। सेडिमेंट सम फ्रॉम द अपने मॉडर्न की तरह। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जो है विलुप्त हो गए। जैसे हम जानते हैं डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। ए स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्स लेयर, अगर हम फॉसिल की स्टडी करते हैं डिफरेंट सेडिमेंट लेयर में, तो इंडिकेट करता है दी जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। भाई मैं बात अभी बता रहा था, ठीक है, मतलब डिफरेंट सेडिमेंट लेयर में, इसका मतलब है वो उसी पीरियड के रहे होंगे। सबसे नीचे वाले की करते हैं तो सबसे पुराना वाला पीरियड में एग्जिस्ट करते होंगे वो, ठीक है। बीच की किसी लेयर की स्टडी करते हैं, इसका मतलब बीच के किसी पीरियड में रहे होंगे। द स्टडी शोड, और इस प्रकार जो स्टडी जो है, जो अध्ययन जो शोड दर्शाते हैं दैट कि लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। अब ये स्टडी ये दर्शाती हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स है, जीवन के रूप है, वेरिड बदलते रहे ओवर टाइम, समय समय पे बदलते रहे। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड
टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पॉन। और कुछ जीवन के रूप तो ऐसे रहे वो सब कुछ एक पर्टिकुलर एक सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम तक ही मतलब जिए, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, रेस्ट्रिक्टेड हो गए। इसका मतलब उसके बाद वो जीवित नहीं रहे। हैंस इसलिए न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स। इसलिए जो है जीवन के नए नए रूप हैव अराइजन आते रहे एट डिफरेंट टाइम, विभिन्न विभिन्न समय पर इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी के इतिहास में। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। देखो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब ये समझ लो। जैसे पैलेंटोलॉजिकल का मतलब चट्टान, कि चट्टान के नीचे ही तो हमको ये सब सेडिमेंट्स वगैरह इस तरीके से मिले थे ना, तो चट्टान की वजह से मतलब जो सबूत मिले चट्टान की, इसलिए इनको उसको बोल रहे थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल आर कैलकुलेटेड। वो पूछना हमसे एसजीआरटी चाह रही है क्या क्या आपको याद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम छोटी क्लास में पढ़ते चले आए ये चीज़। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि जो है फॉसिल की एज जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो बहुत कोई पुराना फॉसिल मिला कि ये कितने साल पुराना है कैसे, तो हम जानते हैं ना बहुत से। सबसे ज़्यादा फेमस कार्बन डेटिंग है, ऐसे ही जो हम जानते हैं ज़्यादातर। फिर एक पोटेशियम आर्गन मेथड होता है, फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये पूछा, मैंने आपको तीन तीन बता दिए। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये जो कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं। एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस, और इस प्रोसेस के ऊपर क्या प्रिंसिपल होता है वो हमें अब ज़्यादा डेटेड में कोई मतलब नहीं है, बस मैं नॉर्मली बता दूँ। इसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 उसका कंपेयर किया जाता है, उस हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बाकी जो है आगे देखते हैं। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ये क्या थी। तो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। पूछा जाए कि एवोल्यूशन के लिए, अब तक क्या हमने पढ़ी, ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ा था ऊपर वाले पैरा में, सबसे फर्स्ट पैरा में। अब पढ़ रहे हैं कि जैव विकास के लिए जो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट थी। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है हमें खुद ही समझना होता है, इसलिए इसमें टीचर्स की ज़रूरत ज़रूरी है कि इसमें हर चीज़ की हेडिंग नहीं पड़ी हुई रहती है, कुछ पैरा के रूप में बना देते हैं और वो एक अलग रियल में हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। ऊपर वाला क्या था, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा क्या आया कि एवोल्यूशन के लिए जो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस मिली, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट कैसे मिली है, वो पढ़ रहे हैं हम इस वाले पैरा में। तो पूछा जाता है कि एवोल्यूशन का एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट को प्रपोज्ड किसने किया, तो पूछा जाए तो कहना अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, लिखा ये बात आज जो प्रपोज्ड by Ernest Haeckel based upon the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrate that are absent in adult। मतलब वर्टिब्रेट के जब वो अडल्ट हो जाते हैं तब वो नहीं होती हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं। वो ऐसे सर्टेन फीचर उनके आधार पर उनको देखते हुए अर्नेस्ट हायेकल ने ये प्रपोज किया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। इसका मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि सभी वर्टिब्रेट में इनमें सब एम्ब्रो में जो सर्टेन फीचर बिल्कुल सेम पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी उत्पत्ति किसी एक ही सेम चीज़ से रही होगी। जैव विकास के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ये कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये कह रहे हैं सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो भ्रूण जैसे ह्यूमन को भी आप ले सकते हो। तो डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, तो उसमें एक वेस्टिजियल गिल स्लिट की एक रो पाई जा रही थी जस्ट बिहाइंड दी हेड, हेड के जस्ट पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ क्या थी, वेस्टिजियल गिल स्लिट थी। बट इट इज़ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। लेकिन फिश में ये क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गन भी होता है। ठीक है, गिल स्लिट का काम जो होता है फिश में ही तो होता है। एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। अब बाकी के एडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं पाई जा रही, एम्ब्रियो में पाई जा रही थी, क्योंकि हमारे में काम नहीं था तभी तो वेस्टिजियल बोला गया है। लेकिन फिश में जो है फंक्शनल है। हाउ एवर दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट बॉनवियर। अब ये जो इन्होंने अपना प्रपोजल दिया था ना, कि इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल का ये प्रपोजल जो है डिस्कार्ड कर दिया, मतलब डिस्प्रूव्ड कर दिया केयरफुल स्टडी करके। किसने, कार्ल अर्नेस्ट बॉनवियर। तो देखो यहाँ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इनके नाम में अर्नेस्ट दोनों में आ रहा है। पहले वाला अर्नेस्ट हैकल है और दूसरा वाला कार्ल अर्नेस्ट बॉनवियर है। तो देखो इसका कन्फ्यूजन याद रखने के लिए
कई तरीके मैंने बना दिए हैं आपको कि कन्फ्यूजन मतलब ना रहे, इसलिए। ठीक है, कन्फ्यूजन याद कर रखने का मेरा मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो एक तो ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं सिंपली। अर्नेस्ट हैकल क्या है, एकदम 2 ही शब्दों का नाम है। और कॉल अर्नेस्ट बॉर्नवेयर क्या है, 4 शब्दों का नाम है। ठीक है, तो इनमें से हम ज़्यादा जल्दी किसका नाम ले लेंगे बोलेंगे तो अर्नेस्ट हैकल, मतलब पहले उसका नाम ले लेंगे। अब बताना कि एक चीज़ है प्रपोज करना है हाइपोथेसिस को, एक है डिस्कार्ड करना है। तो पहले चीज़ कोई प्रपोज की गई होगी, कुछ से पहले ही डिस्कार्ड कर दी गई होगी, डिस्प्रूव कर दी गई। तो पहले प्रपोज की गई हुई ना, तो प्रपोज करने का काम पहले हुआ है, तो पहले हुआ है, तो भाई अर्नेस्ट हैकल का नाम छोटा सा है। तो अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था, तो डिस्प्रूव किसने किया था, बड़े नाम वाले ने बाद में, कार्ल अर्नेस्ट बॉर्नवेयर, बड़ा सा नाम है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। कुछ और भी मैंने तरीके बना दिए हैं, जैसे नॉर्मली, जैसे कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हकले दैट इज़ हकले दैट इज़ अर्ली, हल्के हकले दैट इज़ अर्नेस्ट, हकले ही तो जल्दी से सबसे पहले प्रपोज कर देंगे। मतलब कहने का मतलब जो हकलाते हैं कुछ लोग, वो कुछ चीज़ों को एकदम जल्दी से बोल देते हैं, जैसे शब्द आते हैं, तो उससे भी ध्यान रख सकते हैं। चूँकि हकला ऐसा ही तो लगता है कि बोलने में जल्दबाजी कर रहा है, जो हकला इंसान होता है जो हकलाता है बोलने में। ठीक है, मेरा जहाँ मकसद केवल याद कराने से लेकर है, और कुछ नहीं है। ठीक है, याद रहें आपको चीज़ें कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ये तरीका ये कि ये भी जल्दी दैट इज़ अर्ली, अर्नेस्ट से पहले थोड़ा सब्र लगाया दैट इज़ कॉर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर अर्नेस्ट से पहले कॉर लगाया, मतलब थोड़ा सब्र लगाया, तो ये बात वाली चीज़ें कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब याद रहे। ठीक है, एक ये भी तरीका है, जब इतना बड़ा नाम लिखे हुए हैं तो खूब स्टडी की, तब सुधार तो करने के चांसेस रहेंगे इनके। एंड इस प्रकार इन्होंने डिस्प्रूव किया एवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो दिया था जल्दी करने वाले हकले ने, मतलब नाम से ही लग रहा है कि एकदम जल्दी है इसको। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कुछ भी आपको। और आजकल स्टेटमेंट ही पूछे जा रहे हैं, बोर्ड पे बस पढ़ा देते हैं मोस्टली टीचर, लेकिन जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो कुछ उसके समझ में ही नहीं आता है। वो लाइन से यहीं से आना है, अपने उनकी पीएचडी से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस है एनसीईआरटी का और डिकोडर है अच्छे से एनसीईआरटी का, उसी से सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये सब हो गया इतना। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ही नोटेड दैट, उन्होंने कहा कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। उन्होंने साहब ये कहा किसने, कॉल अर्नेस्ट बॉर्नवेयर ने। उन्होंने ये कहा कि एम्ब्रियो नेवर पास कभी पास नहीं होते थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स की एडल्ट स्टेज से कभी भी पास नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन रही। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे आते हैं पूछने मुझसे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे एलन का लेके आते हैं, तो उसमें कुछ लाइन अलग करके लिखी हुई है, तो वो भी आप अगर समझना चाहो तो समझा दे रहा हूँ, मैंने यही नोट कर दिया इसलिए। लेकिन आप मेनली ये लाइन याद रखना कि ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू दी एडल्ट स्टेज। बस उन्होंने ये कहा कि अदर एनिमल्स के एडल्ट स्टेज से कभी भी पास नहीं होते एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट देख लो। जबकि अर्नेस्ट हैकल के कहने का मतलब था कि सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो फिश की एडल्ट स्टेज से पास हो गए। ठीक है, क्योंकि वेस्टिजियल गिलस्लेट का जो करेक्टरिस्टिक था सभी एम्ब्रियो में जो था वो फिश की एडल्ट स्टेज से भी होकर गुजरा। ठीक है, इसलिए तो कहा कि डिस्प्रूव कर दिया इस बात को। देखो ये भी समझो, बट एलन ने इस बात को समझाने के लिए अन्य बुक्स का सहारा लिया एंड लिखा दे रिसेंबल ओनली द एम्ब्रियोज ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। उन्होंने कहा कि रिसेंबल करते हैं केवल लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल के एम्ब्रियो से। मीन्स इसका मतलब है कि देयर आर सम स्टेज की, कुछ स्टेज ऐसी भी होती हैं दैट रिलेटेड करती हैं एम्ब्रियोज टू शेयर। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब
कहने का मतलब आदि बात से तो सहमत थे, ठीक है, बट एडल्ट स्टेज से पास होते हैं केवल इससे सहमत नहीं थे, तो भाई तो एनसीईआरटी भी कहती है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस यही सब था, ठीक है। बस आप एनसीईआरटी की बात ध्यान रखें, लाइन ध्यान रखें। बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चल रहा है इस चैनल पर। बाकी सभी दोस्तों को भी अपने बताएं जो ऑफलाइन भी मिलते हैं उनको भी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है देखो मैं धीमे धीमे बायोलॉजी की PYQ भी डालूँ, लेकिन उसी हिसाब से आप अगर सपोर्ट करेंगे चैनल को तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।